हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया है। मैं सीए इंटरमोड्यूल से आपको मोस्टली करवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपकी वहाँ पे भी तैयारी हो जाए और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैसे भी समझना है आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली आज आपको मैं बेसिक सारे करवाने वाला हूँ। आज के वे में आपको मैं बताऊंगा कि क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं, इसे क्यों प्रिपेयर करना चाहिए और कौन इसे प्रिपेयर करता है। ऑलवेज़ इन्वेस्टर ही करेगा और आप एक इन्वेस्टर हो, एक इन्वेस्टर के वे में आप इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये आपको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो होगी उसे भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली वे में इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे ताकि आप सबको पता लग सके कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर भी कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको कोई भी नोट्स किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज़ अ करंट अकाउंट लिंक्ड टू अ सिक्योरिटी अकाउंट। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो करंट अकाउंट है और साथ में लिंक करता है सिक्योरिटी अकाउंट्स के साथ। आपको भी पता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर अगर हम बात करें तो आजकल किसी कंपनी में अगर करते हैं हम तो किस में करते हैं, मोस्टली हम किसी ना किसी सिक्योरिटी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर उसमें ही करते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र मनी इन ट्रांजेक्शन्स टू सिक्योरिटीज़ एंड डिपॉजिट सर्विसेज। An investment account is particularly intended for the transaction in funds, stocks and ETFs. कोई भी इक्विटी में कह लीजिए, कोई डिबेंचर में कह लीजिए, कोई बॉन्ड्स में कह लीजिए, आजकल हम कंपनी में इसी वे में क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसे हम करंट अकाउंट कह सकते हैं, जो कि लिंक करता है किसके साथ, सिक्योरिटी अकाउंट के साथ। ठीक है जी, ये ज़रूरी चीज़ है जो आपको पहले समझनी है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता क्या है। ठीक है, अब देखें इसके अलावा आपके पास आगे क्या आता है, इन्वेस्टमेंट्स आता है कि आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज बाय अर्निंग इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स, या फिर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, इन्वेस्टमेंट इन वे में आ सकती हैं। यानी इन्वेस्टमेंट जो एंटरप्राइज क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है एक बिजनेस बाय अर्निंग इनकम। किस वे में वो इनकम अर्न कर रहा है, डिविडेंड के वे में उसके ऊपर इनकम उसको मिल रही है, इंटरेस्ट के वे में मिल रही है, कोई रेंट के वे में अगर आप फिक्स एसेट में कर रहे हो, तो कोई कैपिटल एप्रिसिएशन के वे में भी हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो किसी भी तरीके की आप कह सकते हो। और ये जो कंसेप्ट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, ताकि आज के टाइम में इसकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उसे भी अच्छे से समझा जाए और किया जाए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्या है, दैट इज़ क्लासिफिकेशंस। तो अब ये क्लासिफिकेशंस क्या कहती हैं, ये देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वन इज़ करंट, ठीक है, वन इज़ करंट एंड अदर इज़ लॉन्ग टर्म। ये करंट है और ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अब ये करंट में क्या कहता है इसे समझिए ज़रा। करंट में क्या है, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट इज़ बाय इट्स नेचर रेडली रिलीजेबल, मतलब रिलाइजेबल मतलब जो आसानी से एक ना एक ईयर में, मतलब नॉट मोर देन लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक साल से पहले पहले या फिर एक साल से बीच बीच में वो क्या कर रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ हो रही हैं, कैश के वे में कन्वर्ट हो रही हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है, दैट इज़ कॉल्ड हमारी करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, ये हो गया। अब लॉन्ग टर्म में क्या होगा, जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यानी जिसे हम कह सकते हैं दीज आर यूजली कैरिड at cost. If there is a decline other than temporary in value of long term investment, then the carrying amount मतलब cost of investment is reduced to decline। मतलब ये होता है कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो करंट नहीं होती, लेकिन जिसके गिरने से ऑटोमेटिकली, मतलब जिसमें टेम्परेरी भी डिक्लाइन आ जाए तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं करंट मतलब एक साल के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। ये तो आपको बेसिकली नेचर इनकी पता ही है।
ठीक है। अब इतना तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है असल में कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ आती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, इसे समझिएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने में आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब ये बॉक्स क्या कहता है, टाइप ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि आप किस तरीके में परचेज कर रहे हो और ऑटोमेटिकली उसकी इन्वेस्टमेंट किसके बेस पे कॉस्ट, मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो किस बेस पे होगी। अगर आप कैश या बैंक की फॉर्म में कर रहे हो तो कैश प्राइस उसमें होगा, लेकिन उसमें ब्रोकरेज फीस भी आ सकती है। अगर आप इशू ऑफ शेयर्स के बीच में ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को, तो फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी उसमें कॉस्ट मानी जाएगी। अगर आप एक जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी एसेट, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर एक्वायर कर रहे हो किसी एसेट को, तो वहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट जो आपने ली है या फिर फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जो आपने एक्वायर की हुई है, उन दोनों में जो भी आपके पास अच्छे तरीके से जिसकी कैलकुलेशन या जिसकी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से हो रही होगी उसे हमने ले लेना है। ठीक है जी। देयर आर 3 मेन वेज जिसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप एक मतलब देख सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ कैटेगरीज आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि फिक्स्ड इनकम बेयरिंग। फिक्स इनकम बेयरिंग स्क्रिप्ट मतलब सिक्योरिटीज़ जिसमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गई या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई। वेरिएबल जिसमें वेरिएबल रिटर्न हमें मिलेगा, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स हो गए। अब आपकी मेन चीज़ जो शुरू हुई है वो है कि फिक्स्ड इनकम बेयरिंग रिसिप्ट्स के ऊपर आप 2 तरीके के साथ इसे करते हो। एक है एक्स इंटरेस्ट और दूसरा है कम इंटरेस्ट। आप इन्वेस्टमेंट करोगे ऑटोमेटिकली है डिबेंचर्स में करोगे तो क्या आपको, यानी फिक्स में करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करोगे तो उसके ऊपर क्या मिलने वाला है, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने ही वाला है। तो उस केस को कैसे करना है, उसमें क्या ये सारी चीज़ें जो है ना, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इसके बारे में पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं। देखिए एक्स इंटरेस्ट बेसिस क्या है। सबसे पहले इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट बेसिस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्वायर्ड टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी पेड इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छे तरीके से समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा कि इसकी लाइन लगती है मुश्किल, लेकिन है बहुत ईजी। एक्स इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट जो अमाउंट में नहीं है इंक्लूडेड, मतलब कॉस्ट में नहीं है इंक्लूडेड, एक्स्ट्रा आप एडिशनल उसमें कुछ ले रहे हो, यानी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्वायर्ड टू द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो आपने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के टाइम पे आपके इंटरेस्ट एक्वायर हो रहा है हैज़ टू बी पेड, उसे पे करना पड़ता है इन एडिशन सिक्योरिटी के साथ, मतलब एज अ प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब एडिशन का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो आप नीचे अगर एंट्री देखोगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो, इस अकाउंट में जब आप अपनी एंट्री को डालोगे तो जो इंटरेस्ट है वो एज इट इज़ आप उसकी कॉस्ट लिख दोगे, इंटरेस्ट को अलग से लिखोगे। मतलब ये है इसमें जो कॉस्ट है उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें ये कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। साथ का मतलब इन एडिशन, मतलब एडिशन में देना पड़ेगा। जो कॉस्ट है वो विदाउट एनी इंटरेस्ट इंक्लूड की गई है, या एक्स इंटरेस्ट के बेसिस के ऊपर आप सिर्फ कॉस्ट लेते हो लेकिन विदाउट इंटरेस्ट, जिसमें एडिशन होती है इंटरेस्ट की। ठीक है, और टू बैंक में आपका सारा पैसा चला जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो आगे हमारे पास ये जो स्टार लगे हुए हैं वो यही कहेंगे कि जो अमाउंट आपकी एक्स इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर कैपिटल कॉलम में है वो चली जाएगी, ठीक है, और बाद में इनकम कॉलम में आपके डबल स्टार वाली चली जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट जो एक्वायर होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं तो इनकम साइड पे वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो दिस इज़ अ एसेट, दिस इज़ अ asset, so that's why it will appear on the capital column of the investment, यानी डेबिट साइड ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लग गई बात समझ? चलिए इतना समझ आ गया। अब हम करते हैं इसकी एक एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब एग्जाम्पल ध्यान से देखना एक्स इंटरेस्ट को समझने के लिए, ताकि आपको कम इंटरेस्ट 1 सेकेंड में समझ आ जाए। कैसे, देखिए एग्जाम्पल है, डेट ऑफ एक्विजिशन आपको दे दी गई है, इंटरेस्ट रेट आपको दे दिया गया है, डिबेंचर्स को परचेज किया गया है 12 लाख का एट द रेट ऑफ 100% फेस वैल्यू। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आपकी कितनी है 80.50 विद एक्स इंटरेस्ट बेसिस, मतलब इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, या नहीं करनी है, जो भी आप कह लीजिए। अब लास्ट इंटरेस्ट ये डेट क्यों दी गई है ये भी आपको बता देते हैं। जो लास्ट इंटरेस्ट है वो पे किया गया है 1 नवंबर को, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। चलिए ये ज़रा मैं देख लूँ। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे हमारे पास इसका एक सोल्यूशन है। पहले इन चीज़ों को अच्छे से नोट आउट कर लो। यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इंटरेस्ट रेट है, कब ये सारी चीज़ें की गई हैं वो हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इंटरेस्ट में आपने कैलकुलेट क्या करना था, टोटल अमाउंट पेड और इंटरेस्ट कितना दिया गया है वो। चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले नोट आउट करिए। यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू कितनी गई हुई है 100 रुपीज़। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालिए सबसे पहले। तो कैसे निकलेंगे, टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स परचेज जो कि 12 लाख थी, ठीक है, और फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर कितनी थी 100। तो आपके पास कितने डिबेंचर्स आ गए, 12,000 डिबेंचर्स आपके पास आ चुके हैं। तो कैलकुलेट करना है अब आपने क्या, इंटरेस्ट। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या है वो 2 चीज़ें, एक है आपके पास दैट इज़ द डेट ऑफ एक्विजिशन, और दूसरा है आपके पास द लास्ट डेट इंटरेस्ट पेड, यानी कब लास्ट आपने इंटरेस्ट पे किया था, किस डेट को किया था। मैंने अभी बताया ना ऊपर 1 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, और डेट ऑफ एक्विजिशन कब आपने पे असल में मतलब परचेज करी है वो इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे पे करना होगा। देखो इंटरेस्ट पे कितना होगा, 12 लाख रुपीज़ के आपने परचेज करी है, 8% उसके ऊपर रेट है, और यहाँ पे 5/12 जो आया है ना उसे ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं कि जो आपके पास क्या है यहाँ पे दैट इज़ 1 नवंबर लास्ट डेट है और एक्विजिशन की 1 अप्रैल है। तो क्या करना है यहाँ पे, 5/11 का मतलब नवंबर से लेकर अप्रैल तक जाना है। नवंबर पूरा हो रहा है क्योंकि 1 की बात हुई है। 1 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दैट इज़ अ 5 मंथ। तो ऑटोमेटिकली आपके पास कैलकुलेशन करके कितना आंसर आता है, 40,000 रुपीज़। इंटरेस्ट कितना पे हो गया, दैट इज़ 40,000 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई अच्छे से कि कैसे आपने करना है इंटरेस्ट को कैलकुलेट। सबसे पहले इन केस ऑफ, ये तो कोई भी केस है, इंटरेस्ट ऐसे ही कैलकुलेट होना है। बस फ़र्क अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या आने वाला है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना है कि अब मैंने देखी है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। आपको कॉस्ट भी ऊपर दे दी गई थी, इज इट ना, 80.50 आपकी कॉस्ट थी। तो मैंने 12 लाख की परचेज करी थी, सॉरी 12 लाख नहीं है, यहाँ पे एक गलती हो गई है, आप ध्यान से इसे करना है। 12,000 थे शेयर, ठीक है, 12,000 शेयर में आपने पॉइंट मतलब 80.50 करा, कॉस्ट करी, तो आपके पास कितनी कॉस्ट आ गई, 9,66,000 आपकी कॉस्ट टोटल बनती है। दिस इज़ द स्टॉपेज पॉइंट जहाँ पे बहुत ज़रूरी ध्यान देना है, आप सबने देखना है यहाँ पे। अब मैं नीचे बना रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी है। परचेज हुई थी टू बैंक लिख दिया हमने, ठीक है जी। नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू के देखो एक चीज़ आपने नोट करनी होगी यहाँ पे सबसे पहले कि मैंने इंटरेस्ट 12,10,000 के 12 लाख के ऊपर लिया, ये कॉस्ट के ऊपर क्यों नहीं लिया। सबसे बड़ी बात तो ये है, याद रखना है फेस वैल्यू कैन नेवर बी चेंज बट कॉस्ट विल बी अप एंड डाउन, ठीक है जी। सो दैट्स वाई आप सब ने क्या करना है, याद रखना है फेस वैल्यू के ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट तभी बनेगा जब फेस वैल्यू के ऊपर लिया जाएगा। तो फेस वैल्यू चेंज हो नहीं सकती, तो इसी वजह से आपने 12 लाख के ऊपर लेना है, तभी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास क्या आता है, दैट इज़ कॉस्ट हो गई, कॉस्ट के बारे में बात हो गई, ये भी हो गया। अब आपने जब डालना है तो नॉमिनल वैल्यू तो आपके पास यानी फेस वैल्यू तो आपके पास थी,
इंटरेस्ट भी आपने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जब ये कॉस्ट की बारी आती है ना, ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके पास होता कम इंटरेस्ट, अब ये जो चीज़ है ना सी बिलो, ये आप देखोगे तब आपको क्लियर होगा। ये जो कॉस्ट है ना, मैंने लिखी है 9,66,000 एज इट इज़, और नीचे एक नोट ज़रूर लिखा है जिसे समझना है अच्छे से कि अगर यहाँ पे कम इंटरेस्ट बेस होता तो हम इसमें से 40,000 माइनस कर देते, क्योंकि कम मतलब कॉस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे 9,66,000 नहीं 26 आता, लेकिन अब मैं 66 ही लिखूंगा। ठीक है जी, याद रखना है एक्स इंटरेस्ट का मतलब उसमें आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, लेकिन कम इंटरेस्ट में करना है। जैसे कि नीचे देखिए यहाँ पे कम इंटरेस्ट मतलब अ पार्ट ऑफ परचेज इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट एक्वायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट टू द पेड टू द ट्रांजेक्शन। मतलब इसमें क्या है कि जो परचेज प्राइस होता है उसमें इंटरेस्ट एक्वायर पहले से ही होता है, जिस वजह से कॉस्ट में इंक्लूड किया गया होता है। हमने उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, इंटरेस्ट एक्वायर को परचेज प्राइस में से माइनस करना पहले होता है। जैसे कि अब यही एग्जांपल ले लीजिए, एग्जाम्पल वही की वही है, नीचे आप देख सकते हो, सिर्फ फ़र्क कितना आया है, कॉस्ट के कॉलम में 40,000 माइनस करके नहीं लिखा गया, 9,26,000 एज इट इज़ ही लिखा, मतलब 40,000 इसमें 40,000 माइनस करा गया है, ऊपर नहीं किया गया था। एक्स में आपने नहीं करना, कम में आपने करना है। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होना चाहिए। ठीक है जी, अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छा है एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए आपका बेसिक। ठीक है, एक बार दोबारा से ये देख लेना कि एक्स इंटरेस्ट में एज इट इज़ अमाउंट कॉस्ट के लिख देनी है, उसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, लेकिन कम में करना है, इसीलिए यहाँ पे 9,26,000 आया है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया? हाँ जी, अब देखें यहाँ पे आपके सामने क्या है, डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग मतलब कॉस्ट एंड द डिस्पोजल प्रोसीड मतलब सेल। डिस्पोजल होता है ख़त्म हो जाना, सेल कर देना इन्वेस्टमेंट को, दैट्स इट। अगर आपकी कॉस्ट और सेल में जो डिफरेंस आता है, नेट ऑफ एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो आपने जो नेट ऑफ एक्सपेंसेस बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ले जाना है। नंबर 1 चीज़, When the part of the investment is disposed, अगर कुछ हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट का सेल करते हो तो उस केस में कॉस्ट अमाउंट यानी केयरिंग अमाउंट इज एलोकेटेड टू दैट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज केयरिंग अमाउंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। ये आप कैलकुलेशन करोगे ना जब तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो कॉस्ट होती है, अगर आपने कुछ हिस्सा सेल किया है तो जितना किया है उसे एवरेज बेसिस के बेस पे टोटल इन्वेस्टमेंट करके आपने करना है, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट का एवरेज बेस ले लेना है। मतलब मैंने जितने शेयर्स खरीदे उसमें मतलब जितनी मेरी कॉस्ट बनी उसे एवरेज शेयर्स मतलब जितने मैंने मतलब लिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट डिवाइड करके मल्टीप्लाई जितने मैंने सेल करे हैं उसे करके एवरेज बेस के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है जी, इतना तो क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पे इतनी तो नहीं थी, इसके अलावा क्या है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड की तरह आप रख रहे हो तो क्या होने वाला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आपने एक फॉर्मूले की तरह काम करना है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आपको फॉर्मूले दिए गए हैं। स्टॉक यानी पर कॉस्ट फार्मूला आपको दिया जाता है, उसके बेस के ऊपर काम करना है। ठीक है जी, अब इतना कुछ पढ़ लिया तो थोड़े से सम भी तो कर लेते हैं। अब ये सम जो करने हैं ध्यान से समझिएगा, इसको सम को कैसे करना है तभी आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो सम है मैं अभी करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है तभी आप सबको क्लियर होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए अब आपके सामने क्या है, सम है, इलस्ट्रेशन करते हैं साथ में। ठीक है, पहले सॉरी ये चीज़ मैं साइड पे कर देता हूँ, ये वैसे लिखी हुई है। चलो अब देखिए आपके पास सम क्या है। इन 2011 मैसेज वाई लिमिटेड इशूड 12% फुली पेड डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30%,
तो सॉरी 30 सितंबर एंड 31 मार्च ऑफ द एवरी अकाउंटिंग ईयर, यानी 6 मंथली यानी हाफ ईयरली आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी मिल भी रहा है, ठीक है। उसके अलावा 1 दिसंबर 2011 और 12 को जो मैसेज बुल एंड बियर है उसने 10,000 जो डिबेंचर्स हैं वो खरीद लिए 101x इंटरेस्ट प्राइस के बेस पे। देखो यहाँ पे 101 रुपए के बेस पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस के बेस पे उन्होंने लिया है, जिसमें एट द रेट 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट का ब्रोकरेज भी परचेज करी गई है, मतलब ब्रोकरेज की कॉस्ट भी परचेज के ऊपर लगी है। इसके अलावा फर्स्ट मार्च यानी 2013 को फर्म ने सोल्ड कर दिया डिबेंचर्स 103 रुपीज़ के ऊपर, तब भी एक्स इंटरेस्ट लगा है और उसके ऊपर भी 1% ब्रोकरेज आपको देनी है। आपने प्रिपेयर करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 दिसंबर टू द मार्च 2013। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आप सबको क्या मतलब कहा गया है। अच्छा सी देखो यहाँ पे, अब आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, अब मैं यहाँ पे आपको जो ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जो आपने यहाँ पे वर्किंग नोट देखा है सॉल्यूशन करने का तरीका, सेम टू सेम तरीका मैं यहाँ से ना कॉपी करने वाला हूँ। अब आप कहोगे कि यार ये क्या चीज़ है, सेम वही का वही तरीका मैंने कर लिया है कॉपी। अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लगवाने वाला, यहाँ पे आइए नीचे, ठीक है, और ये मैंने कर दिया पेस्ट। बस मैंने करनी है चीज़ें चेंज। कैसे, ये देखिए, अब तो सेल भी आ रही है, ये थी अकेली परचेज की बात, वो भी आप करोगे, ध्यान से समझना है कैसे। देखो सबसे पहली बात है 12% डिबेंचर्स पे जो हुए 100 रुपीज़ ईच, और कितने डिबेंचर्स खरीदे गए हैं 10,000। और आपने अगर ये चीज़ बात अलग थी, अगर आपने यहाँ से शुरू करना होता, यहाँ से तब नहीं शुरू करना, क्योंकि आपको पीरियड ही कब से पूछा गया है, 1 दिसंबर से 2013 तक। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। देखो अब आपने 1 दिसंबर से ही बात करनी है, तो सबसे पहले हुई है परचेज, ठीक है, परचेज हुई है 10,000 डिबेंचर्स की, तो आपने यहाँ पे डेट डाल देनी है 104 यानी 1 अप्रैल 2011, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप सबको मतलब 11 डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट। इतना क्लियर हो गया, चलिए। अब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू की बात आती है। नॉमिनल वैल्यू क्या डलेगी, हमारे पास फेस वैल्यू इसमें भी 100 है, ये देखिए 100 है ना, बिल्कुल है। और कितने डिबेंचर्स हैं यहाँ पे 10,000। तो अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, दैट इज़ टोटल फेस वैल्यू चाहिए। तो मेरे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जितने हैं मेरे पास उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर के साथ, ठीक है जी। तो फेस वैल्यू ऑफ 1 डिबेंचर के साथ मैंने क्या किया, 10,000 मेरे शेयर्स डिबेंचर्स थे, उसे मैंने एक यानी 100 के साथ जब करा तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 10 लाख रुपीस। सो 10 लाख की मैंने क्या करी है, नॉमिनल वैल्यू मेरी बनी है मेरे डिबेंचर्स की। दैट्स इट, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए अब बारी आती है इंटरेस्ट निकालने की, लेकिन इसमें है ब्रोकरेज भी साथ में, तो कॉस्ट में ब्रोकरेज ऐड होती है, याद रखना है, वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए एक्स इंटरेस्ट है, हमने ऊपर भी एक्स इंटरेस्ट करा था और कम इंटरेस्ट भी करा था। सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल दी थी वो एक्स इंटरेस्ट की ही दी थी। तो ये देखिए 101 रुपीज़ के ऊपर एक्स इंटरेस्ट के परचेज आपने करी है, यानी इंटरेस्ट निकालने के समय में आपने अब एक्स इंटरेस्ट को फॉलो करना है, सबसे पहली बात ये है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेशन वाला दिखाया हुआ है आपको कि सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन और लास्ट इंटरेस्ट पेड डेट ले लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली की बात हुई थी 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक, तो बात इतनी नहीं है। 30 सितंबर का मतलब यहाँ पे क्या आता है, दैट इज कब परचेज करी है, दिसंबर में करी है, और डेट ऑफ एक्वाजिशन यानी मतलब सॉरी लास्ट डेट इंटरेस्ट की पेड कितने की है 30 सितंबर, और परचेज की क्या है 1 दिसंबर। तो सितंबर खत्म हो गया, नवंबर और दिसंबर सॉरी अक्टूबर नवंबर 2 महीने बनते हैं, अक्टूबर और नवंबर,
देर आर 2 months। तो इसीलिए जो यहाँ पे इंटरेस्ट है, सबसे पहली बात, अब अमाउंट कितनी आ रही है, 10 लाख रुपीज़ आ रही है हमारी। कितना इंटरेस्ट इस पे ऊपर लगेगा, आपको ऊपर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12%। यहाँ ऊपर हमने 5/12 किया था, उस हिसाब से अब हमने 2/12 करना है, क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर से लेकर सिर्फ और सिर्फ नवंबर आगे लेना है, दिसंबर भी नहीं लेना, क्योंकि इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। क्लियर। और अब आपकी कैलकुलेशन का आंसर क्या आएगा, अब आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज 20,000। और ये जो 20,000 है वो आपने यहां पे लिख देना है। इतना क्लियर हो रहा है। अब आती है बारी कॉस्ट की। तो कॉस्ट थी मेरी 101, तो शेयर भी तो मेरे 10,000 हो गए हैं, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। और कॉस्ट मेरी एक्स इंटरेस्ट के ऊपर लगी है 101 रुपीज़। तो मेरे पास जितनी वैल्यू आई है दैट इज कॉल्ड एज 10,10,000 रुपीज़ आपकी कॉस्ट बनती है। लेकिन अब इसमें एक तरीके की और चीज़ ऐड होने वाली है, जो है 1% किसका, ऑफ, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, दैट इज एक्स इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। यानी जितने, अब देखिए यहाँ पे किसका लेना है, दैट इज एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, यानी जो ब्रोकरेज लेकर जो हमारी अमाउंट बनी है ना, ये देखो, ये जो मेरी अमाउंट बनी है ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रोकरेज हमेशा कॉस्ट के ऊपर लगती है, याद रखना है। अब एक्स इंटरेस्ट डाल के कहा था, तो एक्स इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी आपने देखा है 20,000 आपने निकाल दिया हुआ है, यानी दैट इज अ अमाउंट। लेकिन अब जब ब्रोकरेज लेनी है तो ध्यान रखना है, दैट इज नोन एज, जितनी कॉस्ट अभी बनी है एक्स इंटरेस्ट डाल के, यानी ये वाली एक्स इंटरेस्ट को डाल के वो कह रहे हैं कॉस्ट कितनी बनी है, ये बनी है, इसका ही 1% ले लेना है, दैट इज 101, यानी 10,10,000। ठीक है जी। तो इसी का लेकर आपने ऐड कर देना है। 10,10,000 में आपने ही ऐड करा किसको, सॉरी एक ज़ीरो यहाँ पे ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, यह सही है, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। 10,10,000 है यहाँ पे, तो इसमें भी आपने क्या कर दिया, ऐड कर देना है किसको। अब ऐड करने की बारी आई है, तो ऐड 1% करने के बाद आपका बना 10,100, यानी 10,100 रुपीज़ बने हैं। तो इन दोनों को जब आपने प्लस करा तो मेरे पास जो अमाउंट बनी है ब्रोकरेज डाल के वो कितनी बनी है, 10,20,100 रुपीज़, ये मेरी टोटल कॉस्ट बनी है, दैट इज जो यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमने इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना नहीं था या करना है या नहीं। तो ये है दोस्तों एक्स इंटरेस्ट का बेस, इसीलिए इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेना है। अगर होता कम इंटरेस्ट, जो आपके लिए क्वेश्चन मैंने नीचे रखा हुआ है, ये देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क मिलेगा आपको अभी। तो कम इंटरेस्ट जो है इसमें आपने क्या करना है, ये जो अमाउंट आएगी 20,000, सेम क्वेश्चन है, बस 20,000 आपने बीच में से माइनस करने के बाद ये अमाउंट लिखनी है। ठीक है, तो याद से इस चीज़ को आपने समझ लेना है अच्छे से। कम इंटरेस्ट में आपने अमाउंट माइनस करनी है इंटरेस्ट की, अदरवाइज ऐसे ही आपने जो कॉस्ट बनी है वो लिख देनी है। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया है दोस्तों। हाँ जी, अब देखिए, अब मेरी बारी आती है नेक्स्ट की। अब मैंने क्या करी थी, सेल करी थी जी। अब परचेज तक का किस्सा खत्म हो गया यहाँ तक का। अब बारी आती है दैट इज ये सेल की। अब ये सेल की जो बात है ना, इसे बहुत ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है, तभी आप समझ पाओगे। देखिए, सोल्ड कितने का करा है, 103 एक्स इंटरेस्ट प्राइसेस के ऊपर, उसमें भी किसका 1% लेना है, इसको डालने के बाद। लगी बात समझ। सेम एज इट इज़ वही करना है, जो कॉस्ट इसमें निकाली है वैसे ही कॉस्ट इसमें निकालनी है, इंटरेस्ट भी वैसे ही निकालना है, काम भी वैसे ही करना है जो अभी हमने ऊपर करा। ठीक है, सबसे पहले हमें सेल की जो वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू एज इट इज़ वो लिख लो। नॉमिनल वैल्यू तो एज इट इज़ ही रहती है। पहले यहाँ पे डालिए, डेट डालिए, बहुत अच्छे ध्यान से डेट डालनी है। 1 मार्च कही है, 1/03/2013 आप डाल सकते हो, मैं 13 डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। और बाय बैंक आएगा अब आपका, क्योंकि सेल हुई है, बाय बैंक अकाउंट में डलाएगा। कितने की अमाउंट डलेगी, 10 लाख तो आपकी नॉमिनल वैल्यू है ही। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा जी, ये ध्यान रखना है।
अब ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी चीज़, परचेज के टाइम में आपने ली थी डेट ऑफ एक्वाजिशन, जब परचेज करी है, तो सेल के टाइम में अब आप क्या लोगे, ये लीजिए। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको अच्छे से समझाने का तरीका कि अगर आपने क्या लिए, 2 पॉइंट लिए हैं जो परचेज में, अब वही के वही पॉइंट में आ जाएगा चेंज, सेल के टाइम पे लेनी है डेट ऑफ सेल। ठीक है जी, तो ये है सेल के टाइम पे इंटरेस्ट निकालना। डन। तब आपने डेट ऑफ सेल लेनी है। अब आइए जल्दी से, क्या निकालना है, यही चीज़ निकालनी है। ठीक है जी, तो ये लीजिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब निकालते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, 10 लाख के ऊपर ही निकलेगा, 12% ही निकलेगा जी, निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन अब पीरियड चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेल कब हुई है जी, सेल हुई है 1 ऑफ मार्च को। तो दिसंबर से लेकर मार्च तक का पीरियड कितना बना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं सॉरी, आपने लास्ट ये वाला लेना है, 30 सितंबर से लेना है, दिसंबर से नहीं, परचेज से नहीं, लास्ट इंटरेस्ट से लेना है। तो एक तो 2 महीने बन गए दिसंबर तक, दिसंबर के बाद कितने महीने बनते हैं, जनवरी, फरवरी, सॉरी दिसंबर भी लेना है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो टोटल मंथ कितने बने, 5। सितंबर नहीं लेना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी कितने बने, 5 मंथ बने। आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा, दैट इज नोन एज 50,000 रुपीज। ठीक है जी, तो 50,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट बना है। अब बारी आती है कॉस्ट की। तो कॉस्ट आपने ऊपर कैसे निकाली थी, ये देखिए, यही कॉस्ट निकालने का तरीका है, हम यही का यही ले लेंगे एज इट इज। यहाँ पे भी क्या करना है, 10,000 शेयर्स से, बिल्कुल जी, बिल्कुल वही के वही शेयर्स हमने सेल कर दिए, 10,000 का 10,000 सेल कर दिया। लेकिन अब एक्स इंटरेस्ट भाई चेंज हो गया है, 103 हुआ है, तो इसीलिए इसकी अमाउंट भी 10,10,000 नहीं रहेगी, 10,30,000 हो जाएगी। और जो इंटरेस्ट ब्रोकरेज के ऊपर भी लगेगा, यानी जो ब्रोकरेज की वैल्यू है वो भी इसके ऊपर लगेगी, और ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 10,03,300 हो जाएगा। पहले हमने करा था प्लस, सेल के टाइम में हम कर देते हैं उसे माइनस, क्योंकि ब्रोकरेज सेल के टाइम में क्या होती है, माइनस होती है। ठीक है, यहाँ पे भूलना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप सबको ध्यान में रखनी हैं। उसके अलावा जब हमने माइनस करा तो ये वैल्यू कितने की बन गई, दैट इज 10,19,700। तो ये जो बनी है, अब ये भी तो एक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कितनी बनी, 10,19,700 आपकी कॉस्ट बनी है, किसकी, सेल की। क्या सम खत्म हो गया अभी तक, जी बिल्कुल नहीं हुआ, अभी नहीं खत्म हुआ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मैच होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटरेस्ट का तो बैलेंस एज इट इज़ आप डाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी इनकम है, तो ये किसके बेस पे जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, ये तो आप सबको पता ही है। तो डालिए यहाँ पे आप वही 13 की बात हो रही है, तो आपने 13 की बात हो रही है, तो आपने 2P&L अकाउंट आपने बना देना है। ठीक है, 2P&L अकाउंट में आपने डाल देना है, कितना डाल देना है आपने, दैट इज ये है हमारे पास जो बैलेंस आया, इसका तो कुछ नहीं करना क्योंकि सेम है दोनों साइड पे। इसमें चेंज आया है थोड़ा सा, दैट इज 30,000 का आपका इनकम बनती है जो P&L में चली जाएगी। लेकिन कॉस्ट में आपको भाई प्रॉफिट निकालना पड़ता है, सेल हुई है, सेल के ऊपर प्रॉफिट भी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे तो वर्किंग नोट लिख लीजिए, ताकि आप सबको पता हो कि वर्किंग नोट में बात करी है। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए यहाँ पे, पहले में लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, ये चीज़ आप सबको शो करनी होगी, अगर आप CA के स्टूडेंट हो स्पेशली, तो तब तो आपको अच्छे से शो करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। याद रखना है, ये है वर्किंग नोट नंबर 2 और ऊपर था वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, चलिए इतना तो आप सबको क्लियर हो गया। अब इसके अलावा आपने निकालना है प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमने ऊपर अभी सेकंड पॉइंट करा था ना, जिसे समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी शायद आपको। ये था कैरिंग अमाउंट इज एलोकेटेड अगर पार्ट ऑफ द सेल, लेकिन पार्ट में तो हुआ ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा हो गया। तो जब पूरा का पूरा हो गया तब भी ये मेथड आप यूज़ तो कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा कैसे, देखिए
आपने क्या किया है, आपने देखा है मैंने कितनी कॉस्ट बनी थी, मेरी टोटल कॉस्ट कितनी बनी थी, 10,21,100, बिल्कुल इतनी बनी थी। लीजिए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 ले लीजिए। वर्किंग नोट नंबर 3 दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड या स्लैश लॉस डाल दीजिए। कैसे करना है, आपकी वैल्यू कितनी बनी थी, 10,20,000 बनी थी। डिवाइड मैंने किससे कर देना है, इसे मैंने डिवाइड कर, सॉरी अभी इसमें से एक स्टेप अभी रहता है। सबसे पहले आप ले लीजिए यहाँ पे मेरी सेल कितने की हुई थी, मेरी सेल की कॉस्ट कितने की है, मेरी सेल की कॉस्ट है 10,19,700। अब सबसे पहला स्टेप जो इसमें आना है वो क्या आना है, दैट इज 10,19,700, ठीक है। उसमें से मैंने माइनस करना है किसे, जितनी मेरी बनी थी वैल्यू दैट इज 10,20,100, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरे शेयर्स कितने थे 10,000, मैंने सोल्ड कितने करे थे शेयर्स दैट इज 10,000, ठीक है। ये रहे, इतना तो क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है जी। अब इसके अलावा जब मैंने माइनस करा 10,000 तो 10,000 कैंसिल हो गए, मैंने माइनस करा तो मेरा आंसर माइनस में चला गया दैट इज़ 400। ये माइनस का मतलब क्या हुआ, मुझे हो गया लॉस, और जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लॉस होता है तो वो चला जाता है इधर को, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ ताकि आप सबको ईजी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है जी। ये लीजिए, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे बात यहाँ पे है, थोड़ा सा आप सबको देखने वाली चीज़ें, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी, ये है 400 आ गया आप सबका, ठीक है, इतना तो आप सबको क्लियर हो गया हुआ है। अब देखें यहाँ पे, हाँ जी, अब देखें यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, मेरी डेट क्या बनती है, वही सेम 1/3/13 बनती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे भी P&L डाल देना है, P&L अकाउंट डाला है, कितने में चला जाएगा, अब मेरी कॉस्ट में डिफरेंस आया था वो लॉस इधर चला जाएगा, और ये लॉस बैलेंसिंग फिगर यहाँ बन जाएगी, और 30,000 आपका इंटरेस्ट का इनकम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। यहाँ पे आपने वर्किंग नोट नंबर 4 लिख देना है, ठीक है जी। तो वर्किंग नोट नंबर 4 आपका यहाँ बन गया, कि सॉरी 3 बना है, 3 वाला आपका यहाँ बन गया, ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये बेसिकली वीडियो जो है आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, किस में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है आप सबको अच्छे से अब क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, कॉस्ट कैसे इंपॉर्टेंट रखती है, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। अब कम इंटरेस्ट की बात आई है तो चलिए नीचे, ये जो कम इंटरेस्ट का आपके पास है ना सम, जल्दी से लीजिए पिक, जल्दी से लीजिए पिक और इसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान होना चाहिए क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपके लिए मुश्किल नहीं होने चाहिए, बहुत सेम टू सेम है, बस आपको इंटरेस्ट माइनस करके जो कॉस्ट है वो ध्यान से करनी है, ठीक है जी। इसका सलूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। तो बस दोस्तों, मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बेसिक अच्छे से क्लियर ज़रूर हो गया होगा। अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की बस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।